हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल के बारे में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा है यहाँ पे। प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं आपको नोट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नोट्स हम पढ़ते हैं उनको घर जाकर के रिवाइज करना है कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था या आज का जो हमारा लेक्चर था हमने क्या क्या पढ़ा है, किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ा है। होमवर्क मिलता है तो वो कंप्लीट करना है, नहीं मिलता है तो जो पढ़ाया गया है वो रिवाइज करना है। ये मैंने डे 1 में ही, जब आपका सेशन का फर्स्ट डे था उसी दिन आपको समझाया था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कि जो चीजें हमें आज पढ़ाई गई हैं वो हम आज ही रिवाइज करें। इससे क्या होगा, इससे जब आप कल दूसरी चीज को रिवाइज करेंगे और उससे पहले आप उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका सेकंड टाइम होगा, तो सेकंड टाइम में आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे में आप चीजें भूलते नहीं हैं और रिवीजन जो है वो आपका जल्दी जल्दी होते रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, होमवर्क जो आपको दिया जाता है वो आपको करना है। होमवर्क आपको ऐसे दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम में ऐसा होमवर्क आपको दिया जाता है कि आपने छोटी क्लासेस में वो चीजें पढ़ी भी होती हैं। आपको कहा जाता है कि एक बार आप जाएंगे और आपके पास नोट्स होंगे तो नोट्स से आप लोग पढ़ लेंगे, अदरवाइज आप बुक्स लेंगे या सर्च करेंगे उस चीज को जो आप पढ़ चुके हैं। तो होमवर्क में आपको ऐसी चीजें नहीं दी जाती हैं कि जो आपने पढ़ा ही नहीं है आपको वो टॉपिक दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको होमवर्क में ऐसा नहीं मिलेगा, आपने सेल ऑर्गेनेली नहीं पढ़ी है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप घर जाकर के आज न्यूक्लियस पढ़ के लेकर के आएंगे। आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई होमवर्क तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप न्यूक्लियस पढ़ नहीं लेते हैं। तो होमवर्क में आपको बस ये है कि रिवाइज करना है जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, जिनकी नीड अभी आपको है, और जो टॉपिक आप भूल गए हैं वो आप लोग रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए आपको चीजें समझनी है। तो प्रीवियस मैं रिवीजन आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि रिवीजन आपको करना है, आपने नोट्स बनाए होंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल स्ट्रक्चर से पहले हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा था, जिसमें हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की थी। तो हमने कहा टाइप्स ऑफ सेल में यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल को लिया है। बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, हमने यहाँ पे डिस्कस की है प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने यहाँ पर लिया है बैक्टीरिया सेल को, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या पुराना। ऐसे आप पुराने से आप रिलेट कर सकते हैं। पुराना क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं कि पुराने का मतलब कि ये बहुत पहले जो ये सेल है ये बन गई होंगी। जो पुरानी चीजें होती हैं वो सिंपल होती हैं, इसीलिए प्रोकैरियोट कह रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। सेल इतनी एडवांस नहीं है कि उसमें न्यूक्लियस होगा, तो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है। आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जाम्पल क्या होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेल एनवेलप की बात करते हैं, जिसमें ये 3 लेयर आती हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। और सेल वॉल जो आपकी यहाँ पे बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है, आपने कहा पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है, कहाँ पे है लेबलिंग, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पैप्टिड शब्द जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, ग्लाइकॉन शब्द जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो ये है सेल वॉल। बाहर जो है सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है जो बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, और ग्लाइको शब्द अगेन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आता है। ये दो टाइप के, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अब आप कहेंगे कि जो अंदर सेल मेम्ब्रेन है वो तो हमने बोली ही नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये किस चीज की बनी है। हमने सेल वॉल पता है पेप्टिडोग्लाइकॉन की है, सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है वो भी पता है कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो किस चीज की बनी है वो हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन ही डिस्कस करेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन ही आएगा। ठीक है, तो ये है सेल एनवेलप। इसमें बाहर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि फ्लैजिला है, जैसे कि सीलिया है, जैसे कि पिलाई है, जैसे कि फिम्बरी है। इनके फंक्शन भी हमने देखे हैं। ये क्या है, यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, डबल सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो क्रोमोसोम है यानी कि डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं यहाँ पे। तो डीएनए से आरएनए बनेगा। और आपने कहा कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें राइबोसोम लग जाते हैं, इसको पॉलीसोम कहा जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन भी साथ साथ में चलती रहेगी। ठीक है। इसके अलावा आपने राइबोसोम पढ़ा है, प्लाज्मिड पढ़ा है जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, आपने इंक्लूजन बॉडीज पढ़ी हैं, जो भी यहाँ पे फूड मटेरियल रिजर्व होता है वो कंबाइंडली हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं।
अच्छा, क्योंकि देखो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, हमने कहा सुपोषी और परपोषी दो होते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप भी अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि क्या होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट होते हैं, जैसे कि सैप्रोफिटिक होते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो इसमें हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे। वैसे ही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, एंड फोटो ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कीमो ऑटोट्रॉप है, और कुछ कुछ फोटो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर है मेसोसोम, जिसके कुछ फंक्शन हमने देखे थे, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड सेल रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पर ये चीजें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला और नंबर ऑफ फ्लैजिला, हमने अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल सेल पढ़ी थी। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस, एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, दो फ्लैजिला है और अपोजिट यहाँ साइड में है तो एम्फीट्राइकस, एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजिला है तो लोफोट्राइकस, एंड अगर पूरी बॉडी में जो फ्लैजिला है वो आपको मिल रहे हैं तो पेरिट्राइकस। तो ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ध्यान से देखो, अब आता है यहाँ पे कंपैरिजन। प्रोकैरियोट पढ़ चुके हो, यूकैरियोटिक पढ़ने वाले हो, और अब थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में यूकैरियोटिक सेल जो है, अभी तक जो यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हो, क्या जानते हो बताओ। बताया गया है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्या जानते हो, अब समझ आए क्या जानते हो। आप जानते हो कि यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये इसका न्यूक्लियस, इतना तो जानते हैं, न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक कहते हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये भी हमने लिखा था, लिख दूं, चलो लिख लेते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या बोला था हमने, केंद्रक झिल्ली बोला था। ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग, इफ अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में, यहाँ पे एनिमल लिख दो। अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो मैंने बोला ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, डिफरेंस देखो, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, एनिमल सेल की। अब यूकैरियोटिक के बारे में जब आप डिस्कस करे थे, ये यूकैरियोटिक सेल है, और जब आप प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे थे, यूकैरियोटिक तो आपकी ये है, यूकैरियोटिक तो ये है। यूकैरियोटिक में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर जो है उसको मैं क्या कह रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रही हूँ, या प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं, या कोशिका झिल्ली हम इसे कहते हैं। तो इसमें बस ये है, बाहर की जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर मैं वापस यहाँ जाऊं तो देखो यहाँ पर कितनी कवरिंग्स आपको मिल रही थी, सेल एनवलप जो आपका बना है वो उसमें कितनी कवरिंग्स आपको मिल रही हैं, आपको कवरिंग्स मिल रही, एक है, दो है, तीन है, तीन कवरिंग्स आपको मिल रही हैं। तो आपने बोला ये वाली कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली जो अंदर वाली है, इसके बाहर सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर भी एक और कवरिंग है, दो एक्स्ट्रा कवरिंग है। तो पहला जो डिफरेंस आपको मिलता है एक बैक्टीरियल सेल में और एनिमल सेल में, वो यही मिलता है कि यहाँ पे सेल एनवलप जो है वो तीन लेयर से मिलकर के बना है, ठीक है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो उसमें जो कवरिंग है वो एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला डिफरेंस दिखा आपको, आगे बढ़े, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये है केंद्रक झिल्ली। इसके अलावा हमने बोला कि यहाँ पर है साइटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, वो भी बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रोटोप्लाज्म भी तो पढ़ना है आगे जाके, ठीक है।
शेल। तो ये है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव। और ये जो है ये है इसको केंद्रक द्रव कहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सेल कंप्लीट हो गई है आपकी, यही सेल का स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल है, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। जब प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, तो यूकैरियोटिक सेल तो फिर भी एडवांस सेल है, वहां पर तो हमें और ज्यादा चीजें पढ़नी है। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक क्यों दिखाया गया है? जिससे कि हमें सीक्वेंस पता चले कि पहले हमें क्या पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल को हमने डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में हम ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है कि आपको इतना डिटेल समझना था, वो हमने समझा है। आपको प्लांट और एनिमल सेल को डिटेल समझना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल सेल से। एनिमल सेल को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंसेस है साथ साथ में वो करते रहेंगे हम। एनिमल सेल को आपको समझना है डिटेल में, या यूकैरियोटिक सेल को आपको डिटेल में समझना है, तो हमें सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ हमें पढ़ना है। तो ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम बाहर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे। तो आपके पास टॉपिक आता है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सेल या कोशिका के घटक आपके पास आता है। कोशिका के जो घटक होते हैं मेनली, अगर अभी तक की मैं बात करूं तो हमने बोला है, अगर मैं एक्स्ट्रा लेवलिंग हटा दूं यहाँ से तो ये है तीन चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन चीजें हैं। जिसमें सबसे पहले हमें समझना है कि बाहर की जो कवरिंग है हमारी सेल की, एनिमल सेल, एनिमल में ह्यूमन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि जो एनिमल सेल है, सबसे पहले तो ये देखेंगे उसकी कवरिंग कैसी है, जो बाहर की कवरिंग है वो कैसी है, वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, इसके काम क्या होते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इनके काम क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्योंकि सबसे बाहरी कवरिंग है, तो क्या दे रही होगी? सुरक्षा दे रही होगी। अच्छा ठीक है, टिश्यू आपने अभी नहीं पढ़ा है तो वरना टिश्यू अगर आपने, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी स्किन जो है वो एक टिश्यू से मिलकर के बनी है, और उस टिश्यू का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना। क्योंकि सबसे बाहर की कवरिंग है, तो बाहर की कवरिंग का सबसे पहला काम यही होता है, सुरक्षा देना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा घर है, हमारे घर की जो बाउंड्री है वो क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, कवरिंग ही तो है वो। और वो कवरिंग किसके लिए बनाई गई है? कि कोई अननोन घर में ना आ जाए, कोई जानवर घर में ना आ जाए, तो सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जो गेट है आपका, वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो कुछ वैसा ही होता है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन और सुरक्षा देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा, जैसे कि हमने बात की है कि पूरी बाउंड्री आपने की है और एक गेट आपने लगा दिया है घर पे। अब गेट से ऐसा तो नहीं कि हम हर किसी को आने देते हैं अंदर। कोई जानवर है वो भी अंदर आ सकता है, कोई अननोन है वो भी अंदर आ सकता है, ऐसा तो नहीं है। वही अंदर आते हैं जो हमारे नोन होते हैं, हमारे परिचित होते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं, वही हमारे घर के अंदर आते हैं। या हमें जब अपने घर से बाहर जाना होता है, जब हमें नीड होती है, जब हमें जरूरत होती है, हम तभी अपने घर से बाहर जाते हैं। इट मीन्स कि जो गेट है वो किसके लिए बनाए गए हैं? कि जो अंदर आ सकते हैं वही अंदर आएंगे, अदरवाइज हम क्या करके रखते हैं? गेट बंद करके रखते हैं। कुछ ऐसा ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ भी, कि सेल के अंदर और सेल से बाहर। अच्छा, सेल कहाँ है? देखो, ये एक सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होंगी। हमारी बॉडी की बात कीजिए, अब हमने कहा कि बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है या अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, तो ये क्या होता है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वही सेल से बाहर जाए, जिसकी आवश्यकता यहाँ पे सेल के अंदर है तो वही चीज सेल के अंदर आए। तो ये क्या करता है? यहाँ पर जो सेल में जो आवागमन होता है यहाँ पे, उसका भी चयन करता है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। ये तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक बार आप लोग देखो, नोट करो। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, पहले तो ये बात है। ठीक है,
ये है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये है फैटी एसिड। फैटी एसिड, ठीक है। फॉस्फेट जो है यहाँ पर ये वाटर लविंग होता है, यानी कि इसको हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोफिलिक नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया, फोबिक जो शब्द है वो फोबिया से आया है। फोबिया का मतलब होता है डर। तो जो फैटी एसिड है वो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर लविंग नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, यहाँ पे लिपिड लविंग होगा। लिपिड समझ लो, लिपिड। फैटी एसिड है क्या एक्चुअली में, क्या है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हम क्या पढ़ते हैं, जब यहाँ पे लिपिड क्या डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होता है, यही तो हमने पढ़ा है डाइजेशन में। तो लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है, लिपिड, लिपिड से आपको क्या आएगा, तेल, घी, मक्खन, ये सारी चीजें याद आएंगी, ठीक है। जो तेलीय चीजें होती हैं वो लिपिड है। तो हमारे जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, फॉस्फेट और लिपिड की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारी क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं, देखो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अभी तक आप सेल को कैसे बनाते हो, कुछ ऐसे बनाते हो, ठीक है। इसी सेल को थोड़ा सा अगर हम इलाबोरेट करके देखें, थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखें तो हमें कुछ सेल ऐसे नजर आती है, ठीक है। एक और चीज मैंने बोला कि जो हमारी ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, ठीक है। अब मैं फॉस्फेट को बस ऐसे सर्कल बना रही हूँ और ये फैटी एसिड है जिसको मैं सिंपली ऐसे दिखा रही हूँ। ये टेल वाला पोर्शन है। बाइलेयर का मतलब इसकी दो लेयर होती हैं, एक लेयर फिर यहाँ पर भी होगी, ये ऐसे नहीं होता, ये पूरा होगा। चलो पूरा ही बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हम साइटोप्लाज्म बनाते हैं, कि ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो एरिया है वो ये है। मतलब इतना छोटा नहीं होता है वो, तो क्योंकि हमें डबल लेयर दिखानी थी प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसलिए हमने बड़ी बनाई है। तो जब आप ये डायग्राम देखते हैं सेल का, ये वाला डायग्राम देखो, तो हमने जो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाया है वो ये वाला, जो पिंक वाला है, ये वाला बनाया है। और ये अंदर जो पूरा आपको या ब्लू कलर में भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर साइटोप्लाज्म है। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, आपको बताया गया कि ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दो मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। और ये जो मेम्ब्रेन बनी होती है ये फॉस्फेट और लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, सिर्फ फॉस्फेट और लिपिड नहीं होता, लेकिन मेनली जो है वो फॉस्फेट लिपिड की बनी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि फॉस्फेट और लिपिड की बाय, बाय का मतलब होता है दो, दो लेयर से बनी होती है। तो ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ठीक है।
आगे देखें, कितनी चीजें समझो, पहले यहाँ पर समझो। तो देखो इसकी लिख लेते हैं, ये है यहाँ पे फॉस्फेट और टेल वाला पोर्शन जो है वो है फैटी एसिड। क्लियर है? चलो नोट करो इतना। चलो, तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं हुआ है, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें ये देखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसके अलावा किसी और चीज से कैसे बनी हुई होती है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, अब मैं जो सेल है, जो आपका ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, मैं बस इतना स्ट्रक्चर ले रही हूँ, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर जब मैं लेती हूँ तो मैं सिंपली बस ऐसे लेती हूँ उसको, ये टेल वाला पोर्शन, और बाय लेयर है तो फिर एक और लेयर यहाँ पे ये बनेगी। बस इतना। बाकी साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ ये वाला एरिया होगा, ये तो समझ में आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया होगा, ये कुछ ऐसा सर्कल ऐसे बनेगा। अच्छा देखो, हमने कुछ चीजें अभी कही थी, जैसे कि हमने बोला फॉस्फेट जो है वाटर लविंग होता है, और फैटी एसिड जो है वो यहाँ पे वाटर फोबिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब देखो क्या है, जो पानी होता है वो फॉस्फेट से तो इजिली यहाँ पे निकल जाता है, लेकिन जो फैटी एसिड है वो पानी को अवॉइड करता है। आपने देखा होगा तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, तो बस वही चीज है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सेल के अंदर है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक्चुअली मैक्सिमम पानी तो होगा, वहाँ पे पानी है वो, तो यहाँ अंदर इस पानी से बचा जाए, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। ये फॉस्फेट वाला एरिया जो हेड पोर्शन है वो फॉस्फेट वाला लग जाता है। इसके बाहर, सेल के बाहर जो यहाँ पर स्पेस है, एरिया है, वहां पे भी लिक्विड होगा, वहां पे भी तरल होगा, यानी कि वहां पे भी वाटर होगा। तो बाहर की तरफ जो पानी है उससे भी बचने के लिए यहाँ पर क्या बनता है, फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। और अंदर जो पानी, अंदर के पानी को उससे बचने के लिए भी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। यानी कि हमने बोला जैसे यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, तो इस पानी से बचने के लिए यहाँ ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, और इस पानी से बचने के लिए ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। अब जो फैटी एसिड की टेल है वो अंदर की साइड है, ठीक है। फैटी एसिड की टेल अंदर की साइड है, मतलब कि वो वाटर से सेफ है, वाटर के कांटेक्ट में उसे आना नहीं पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इन दो चीजों के अलावा और कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलो तो नोट करो एक बार। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम हमें करने हैं। ये जो आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है कोलेस्ट्रॉल। तो ये प्रोटीन है जिसको मैं कलर कर रही हूँ। तो अब आपको पता चला कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। बचपन में यानी कि छोटी क्लासेस, जब 6th-7th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं और प्रोटीन के बारे में भी बात करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर के क्या होते हैं, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। ये जरा अच्छे से बनाएंगे, पहले इन्हें कलर कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। और दूसरी चीज जो आपने पढ़ी होगी वो ये है कि जो यहाँ पे प्रोटीन होती है वो हमारी वृद्धि यानी कि हमारी ग्रोथ, और जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं उनकी मरम्मत में मदद करती है।
बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, देखो आप देख रहे हो कि हमारी ग्रोथ कब होगी, हमें वृद्धि कब होगी। अच्छा, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, ऐसे कब बढ़ता है, जब हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती हैं। नई सेल्स को बनने के लिए फिर नई सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी, और नई सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। प्रोटीन की आवश्यकता, तभी तो आप यहाँ पे प्रोटीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये भी प्रोटीन है, ये जो छोटे छोटे हैं, अलग अलग प्रोटीन होंगी लेकिन ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे लेबलिंग करें तो कुछ लेबलिंग तो आपको पता है, जैसे 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 कि इसको ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो है वो फैटी एसिड है। ठीक है, दो लेबलिंग आपको पता है। अब हमें ये पता है कि ये प्रोटीन है, तो ये दोनों एक जैसी प्रोटीन हमें दिख रही हैं। कुछ प्रोटीन ये है, कुछ प्रोटीन ये है, और दो चीजें हमने और देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट कुछ इस पे लगे हैं, यानी कि इस प्रोटीन पे लगे हैं, कुछ इस ये जो आपका लिपिड वाला पोर्शन है कुछ इस लिपिड पे लगे हुए हैं। तो पूरी लेवलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक हम कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हमारे पास आते हैं, डिफ्यूजन आता है, ऑस्मोसिस आता है, तो वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन तक आ जाएं, देन ऑस्मोसिस थोड़ा सा लंबा आपका टॉपिक रहता है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ तक की जो चीजें हैं आप लोग घर से एक बार पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।